What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 मई 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी रूपी पार्लियामेंट भारत के हर एक देशवासी के लिए बेहद खास है। नया पार्लियामेंट हाउस हमारे आत्मनिर्भर भारत का एक अनूठा ट्रेजर है। जैसे कि अनुपम खेर अपनी कविता में कहते हैं, ये नया संसद भवन केवल एक भावना ही नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के सपनों का एकमात्र ठिकाना है। ये उनकी आशाओं का प्रतीक होने के साथ साथ उनके स्वाभिमान का हस्ताक्षर भी है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जय घोष है। ये मंदिर है हमारे लोकतंत्र का। इसकी नींव में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। इसकी ईंट ईंट दुनिया से हमारा संवाद है। इसकी दीवारें हमारी आस्था से अटूट हैं और इसकी छत हमारी एकता का मूर्त रूप है। दोस्तों, इस कविता की सभी लाइन हमारी मूल विचारधाराओं को दर्शाती हैं। भारत किस तरह दुनिया से संवाद करता है, इस नए संसद का कोना कोना उसी वैल्यू सिस्टम को दर्शाता है। यही कारण है कि जब से ये पार्लियामेंट इनॉग्रेट हुआ, इसका कोई ना कोई हिस्सा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किसी चीज को लेकर क्रिएट हुई तो वो है इस संसद भवन के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में मौजूद एक म्यूरल पेंटिंग से। जी हाँ दोस्तों, हम उसी म्यूरल पेंटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें भारतवर्ष के एक ऐतिहासिक नक्शे को दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वही पेंटिंग है जो एक अखंड भारत की बाउंड्रीज को दर्शाती है। लेकिन इस पेंटिंग को लेकर कंट्रोवर्सी क्या है? बाकी देश इसको क्यों अपोज कर रहे हैं? क्या सच में इसमें कोई ऑफेंस छिपा हुआ है या फिर ये सभी क्लेम्स बेबुनियाद हैं? और अंत में अखंड भारत के मायने क्या हैं? आज इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यदि आप गौर करें तो हमारी नई पार्लियामेंट के सेंटर में एक ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी संविधान हॉल है। इस हॉल में भारत की डेमोक्रेटिक हेरिटेज को दर्शाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी रखी गई है। इसके बीचों बीच अशोक पिलर लगाया गया है और उसी के साथ साथ यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस समेत देश के प्राइम मिनिस्टर्स की बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं। इस हॉल में आपको एक बड़ी सी म्यूरल पेंटिंग भी दिखाई देगी। दोस्तों, म्यूरल पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग है जिसको डायरेक्टली दीवार के ऊपर इंस्क्राइब किया जाता है। इस पेंटिंग के ऊपर भारत के बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चाणक्य की प्रतिमाएं समेत ऐसी कई चीजें उकेरी गई हैं जो भारत की डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स को उजागर करती हैं। इस म्यूरल पेंटिंग में भारत के प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ दक्षिण भारत यानी सदर्न इंडिया के विशाल साम्राज्यों का भी वर्णन किया गया है। इस मैप में भारत की बहुत सी एंशिएंट सिटीज और उनके साथ फ्लरिश हो रहे थॉट को दर्शाने की कोशिश की गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत के संसद भवन में भारत के प्राचीन इतिहास को इस तरह से उजागर किया गया हो। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल अद्वैत गणनायक के मुताबिक इस पेंटिंग के जरिए भारत अपने उस एंशिएंट थॉट के इन्फ्लुएंस को चेरिश करना चाहता है जो एंशिएंट एजेस में इस पूरे सब कॉन्टिनेंट और उसके बियॉन्ड फैला हुआ था। ये इन्फ्लुएंस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से लेकर साउथ ईस्टर्न एशिया तक फैला हुआ है। इसमें प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया सब शामिल थे। इसी कारण इस पेंटिंग में आप नॉर्थ में तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट में पुरुषपुर और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप जैसे एंशिएंट इंडियन सिटीज को नोट कर सकते हैं। इसमें हस्तिनापुर के वैभव से लेकर तक्षशिला के तेज और साउथ इंडिया के चोला, चेरा और पांड्यास का जिक्र भी हुआ है। तक्षशिला आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान के रावलपिंडी में आता है, लेकिन एंशिएंट इंडिया में तक्षशिला गांधार की राजधानी हुआ करता था। आज गांधार का नाम बदलकर कांधार पड़ गया और आज ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आप इससे देख सकते हैं कि इस म्यूरल में जिस अखंड भारत को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है वो एंशिएंट इंडिया का विशालकाय साम्राज्य है। और एंशिएंट इंडिया के इस हिस्टोरिक और कल्चरल हेरिटेज को मॉडर्न इंडिया के नए पार्लियामेंट में यूं संजो कर रखने का अर्थ यही है कि भारत अपनी नई जनरेशन को इस इतिहास से रूबरू कराने के साथ साथ उसको उनके दिलो दिमाग में प्रिजर्व करना चाहता है। तो दोस्तों, अभी हमने इस पेंटिंग के बेसिक लॉजिक को समझने की कोशिश की, लेकिन ये पूरा मामला इतना भी सुलझा हुआ नहीं है जितना ये पहली बार में सुनाई देता है। जब से ये पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इसको लोगों के बेहद क्रिटिकल ओपिनियन का शिकार होना पड़ा है। सोसाइटी के एक सेक्शन का मानना है कि ये म्यूरल इंडिया के एंशिएंट सिविलाइजेशन थॉट अखंड भारत का प्रतिबिंब है, तो वहीं दूसरे सेक्शन का मानना है कि मॉडर्न टाइम्स में एक यूनाइटेड इंडिया के आइडिया को रिप्रेजेंट करता है।
जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कल्चरल कॉन्सेप्ट कहकर डिस्क्राइब करता है। खैर, लोगों के डाइवर्स ओपिनियन इस पर फ्लरिश हो ही रहे थे कि देखते ही देखते ये पेंटिंग एक इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी में तब्दील हो गई। इस कंट्रोवर्सी को खास हवा तब मिली जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने इस पेंटिंग के एक इमेज को ट्वीट करते हुए कन्नड़ा में लिखा, द रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत। यहीं से ये डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्सी किक स्टार्ट हुई। सबसे पहले कंट्रोवर्सी नेपाल में ट्रिगर हुई। लोग इस पेंटिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर गए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक केपी शर्मा ओली समेत नेपाल के कई लीडर्स ने इस मूव को नेपाल के अगेंस्ट अनफेयर घोषित किया है। उनका कहना है कि मैप में नेपाल की बहुत सी हिस्टोरिक सिटीज जैसे कि लुम्बिनी इस मैप में भारत का पार्ट दिखाई गई हैं। लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था, वो नेपाल के मेजर कल्चरल सेंटर्स में से एक है और इसलिए नेपाल इस मैप के डिपिक्शन से नाराज है। ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा नेपाल के करंट पीएम प्रचंडा के ऊपर उनकी रिसेंट इंडिया विजिट के दौरान इस मुद्दे को उठाने का भरपूर प्रेशर बनाया गया, लेकिन इंडिया से वापस जाने के बाद इस मुद्दे को लेकर उनका स्टैंस पूरी तरह बदल गया। अपनी इस विजिट को पूरी करने के बाद नेपाली पीएम प्रचंडा अपनी पार्लियामेंट में इस मैप को डिफेंड करते नजर आए। उन्होंने बताया कि अपनी विजिट के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को इंडियन पीएम के आगे रेस किया और पीएम मोदी ने उनको समझाया कि एक कल्चरल मैप है, ये कोई पॉलिटिकल मैप नहीं और इसीलिए उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ अगर हम गौर करें तो ये म्यूरल पेंटिंग सेंचुरीज ओल्ड हिस्टोरिक इंडिया को डिपिक्ट करती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि ये भारत के इंपॉर्टेंट एम्पायर्स और सिटीज को डिपिक्ट करती हैं। इस पेंटिंग में आप एंशिएंट टाइम की दो इंपॉर्टेंट सिटीज तक्षशिला और सिंधु को भी भारत के पार्ट के रूप में देख सकते हैं, जबकि ये दोनों प्रेजेंट डे पाकिस्तान में प्रेजेंट हैं। अखंड भारत का ये फॉर्म हमारे एंशिएंट टेक्स्ट और लिटरेचर में भी कई बार मेंशन हुआ है। आज नेपाल वर्ल्ड मैप पर भले ही एक सेपरेट कंट्री है, लेकिन कल्चरली और हिस्टोरिकली ये एक समय पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। आज ये दोनों देश आपस में 1860 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच शेयर किए जाने वाले कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज इस बॉर्डर से कई गुना पुराने हैं। इस यूनिक रिलेशनशिप का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें हजारों साल पहले लिखी गई रामायण से बेहतर और कहां देखने को मिलेगा। रामायण के मुताबिक माता सीता मिथिला के राजा जनक की बेटी थी और जनकपुर इस मिथिला की राजधानी थी। इसीलिए आज भी माता सीता को जानकी के नाम से बुलाया जाता है। इसीलिए नेपाल के सदियों पुराने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज भी वहां भगवान राम को सन इन लॉ और भगवान के रूप में पूजा जाता है। वहीं जनकपुर आज प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है, यानी नेपाल इस राम कथा का बेहद इंटीग्रल पार्ट रहा है। यानी जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इंडियन कल्चर में इतने सर्वोपरि हैं, उनमें हमें इन देशों के स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस देखने को मिलते हैं। इन दोनों की कल्चरल पार्टनरशिप इतनी मजबूत और गहरी रही है कि आज ये दोनों अलग होते हुए भी कल्चरली एक कॉमन एग्जिस्टेंस शेयर करते हैं। इसलिए आज भी भारत और नेपाल के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। इसीलिए जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दाहाल प्रचंडा न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले तो ये इशू बेहद आसानी से सुलझ गया। इतना ही नहीं, इस मीटिंग के दौरान दोनों लीडर्स ने रामायण से जुड़ी अनोखी लिंकेजेस को एक नई उड़ान देते हुए एक बेहद हिस्टोरिक अनाउंसमेंट भी किया। इसमें बताया गया कि दोनों देशों के बीच प्रपोज किए गए रामायण सर्किट का काम स्पीड अप करने का वक्त आ चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत 14 साल के वनवास के दौरान लॉर्ड राम जहां जहां से गुजरे उनको एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा और यही सर्किट रामायण सर्किट कहलाएगा। खैर दोस्तों, इस तरह भारत और नेपाल के बीच डेवलप हुई टेंशन टल गई, लेकिन हमारे बाकी पड़ोसी देश भी इससे सहमत नहीं थे। खासतौर पर पाकिस्तान ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने तक्षशिला के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस उठाते हुए कहा कि ये म्यूरल एक ग्रेव कंसर्न का मुद्दा है और भारत को अखंड भारत के आइडिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के ऊपर ये साफ कह दिया कि पाकिस्तान डजंट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इंडिया अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि अखंड भारत म्यूरल इंडिया के एंशिएंट अशोकन एम्पायर से प्रेरित है। ये कल्चरल मैट पर है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमारे सभी फ्रेंडली नेबर्स इस बात को समझ जाएंगे, यहाँ तक कि कई नेबर्स ने भारत के एक्सप्लेनेशन को अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन पाकिस्तान का क्या ही कहें, पाकिस्तान इस बात को समझेगा शायद एक्सपेक्ट करना भी हमारे लिए गलत है, क्योंकि पाकिस्तान में अब अंडरस्टैंडिंग के कोई आसार नजर नहीं आते। दोस्तों, पाकिस्तान और नेपाल के बाद इस कड़ी में बांग्लादेश इस पेंटिंग को क्रिटिसाइज करने वाला तीसरा बड़ा देश बना।
द हिंदू के मुताबिक बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स शहरियार आलम ने भारत से इस बात पर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मांगी है। लास्ट वीक से बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी के साथ साथ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पेंटिंग के अगेंस्ट आवाज उठाई है। रूलिंग अवामी लीग के अलाई जातीय समाजतांत्रिक दल के प्रेसिडेंट हसनउल हक इनू का कहना है कि 1947 के बाद से भारत के पॉलिटिकल मैप में अखंड भारत जैसी कोई चीज नहीं रही है, इसलिए इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में अनडिवाइडेड इंडिया के मैप को शो करना अनवारंटेड है। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फारूक इस्लाम आलमगीर ने कहा कि बांग्लादेश को किसी भी दूसरी कंट्री के अनडिवाइडेड मैप का पार्ट शो करना उनके देश के इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी के अगेंस्ट एक खतरा बन जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और नेपाल की तरह ही बांग्लादेश के कंसर्न्स भी जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन किया जा चुका है कि ये कोई पॉलिटिकल मैप नहीं है। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज पर ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन देते हुए किसी भी तरह के कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची के मुताबिक ये म्यूरल अशोकन एम्पायर की वास्टनेस और उनके द्वारा अडॉप्टेड रिस्पॉन्सिबल और पीपल ओरिएंटेड गवर्नेंस सिस्टम को दर्शाता है। इस म्यूरल को इंडियन पार्लियामेंट में प्लेस करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है, और ये उस म्यूरल और उसके आगे के प्लेक पर साफ साफ मेंशन किया गया है। इसलिए इस म्यूरल पर हमें मॉडर्न स्टेट का प्रोमिनेंट सिंबल अशोकन पिलर भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने अपने एनालिसिस में पहले भी देखा, अशोकन एम्पायर की रिच कल्चरल लेगेसी के साथ साथ उनके एम्पायर का गवर्नेंस मॉडल भी हमारे देश की प्रेजेंट गवर्नेंस को गाइड करने के लिए बेहद जरूरी है। और हमारे देश की गवर्नेंस जिस पार्लियामेंट बिल्डिंग से गवर्न होने वाली है, वहां पर इसकी सिंबॉलिक प्रेजेंस हमें उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। इंडिया अपनी साइड से इस बात को बार बार क्लियर कर चुका है कि मैप का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसके जरिए इंडिया किसी भी प्रेजेंट डे सोवरेन कंट्री की इंटेग्रिटी में दखल नहीं देना चाहता है। जो भी इशू को उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, उसके कंसर्न्स पूरी तरह से मिसगाइडेड हैं। इस पेंटिंग में दर्शाया गया मैप जीसस क्राइस्ट की बर्थ से 300 साल पुराने दौर को रिप्रेजेंट करता है, और ये मैप इस रीजन के लोगों की इतनी रिच और लॉन्ग जर्नी को डिपिक्ट करता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस एनालिसिस के बाद आप इस म्यूरल के पीछे का रैशनल समझ गए होंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इंडियाज न्यू पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ द रेजिलियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।